गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत खंडेलवाल, पीजीटी अकाउंटेंसी। बेटा लास्ट कई क्लासेस में आपने साइंस के वीडियोस देखे, साइंस के बारे में आपने देखा। अब मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स। यदि हम पहले इसके स्कोप के बारे में बात करें, हम आपसे इंटरेक्शन तो कर नहीं सकते। हाँ, इसके बारे में आपको स्कोप के बारे में या एनी अदर थिंग्स आपको मुझसे डिस्कस करनी है तो आप मुझे बाय फ़ोन आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है उसके बारे में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं ऑन फ़ोन। ये सब्जेक्ट है क्या, इसे हम क्यों चूज़ करें? सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग ये है कि कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है, क्या इसके स्कोप है। ये साइंस से कहीं भी कम नहीं है। कॉमर्स की मैं बात करूं तो कॉमर्स का मतलब है, यदि हम हिंदी में बोलें तो कॉमर्स को बोलते हैं वाणिज्य, और वाणिज्य का मतलब है व्यापार। व्यापार, इट मीन्स व्यापार एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियां, व्यापार एवं व्यापार से संबंधित गतिविधियों की जानकारी जिस विषय में मिलती है उसे वाणिज्य कहते हैं। वाणिज्य कहते हैं। बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी टू बी नोन in which subject called commerce। कहने का मतलब है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये सब्जेक्ट केवल ये नहीं है, ये केवल जॉब ओरिएंटेड नहीं है। इसमें इस चीज़ की भी आपको नॉलेज मिलती है कि हम एक बिज़नेस अपना एस्टेब्लिश, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो हम अपना बिज़नेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उन सारे पहलू पे इस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। तो अब इस सब्जेक्ट में आप देखें कि स्कोप क्या क्या है, हम कहाँ कहाँ इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं, स्कोप क्या है। मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा रेज कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सा क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ पर हम कॉमर्स की बात नहीं करते, या हमारा जो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की बात करें तो इनमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट की हम बात करें, इनमें फर्स्ट है अकाउंट्स, जिसे हिंदी में हम लेखा शास्त्र कहते हैं, बीएसटी जिसे हम बिजनेस स्टडी कहते हैं। थर्ड है आपका जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है इकोनॉमिक्स, टाइप, कंप्यूटर एंड मैथ। इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। और फोर्थ हमारा हिंदी, और फिफ्थ हमारा है इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। ये 2 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने ही होते हैं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसमें हम कोई भी ऑप्शन लेते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स लेना है, टाइप लेना है, कंप्यूटर लेना है या मैथ लेना है। इनमें से हम कोई भी हम थर्ड सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं बेटा। अब डिपेंड्स ऑन यू। आपको लगता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है और आपको वहाँ मैथ ज़्यादा यूज़ में आएगी तो आप मैथ ले सकते हो। अगर हम सीए की प्रोफेशनल एग्ज़ाम की हम बात करें, फाउंडेशन की बात करें, सीएस की बात करें, सीएमए की बात करें, तो इन सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स का वेटेज भी बहुत अच्छा होता है, तो हम उसके लिए इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। और टाइप भी हमारी बहुत जगह काम आती है कंपटीशन एग्जाम में, तो आप टाइप भी ले सकते हो। अब बात आती है, मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ, अब यहीं से मैं स्कोप को जोड़ रहा हूँ। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स का मतलब होता है
लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र का मतलब लिखने वाला शास्त्र। इसमें इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है कि हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंसर्न में किस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था, दोबारा अपनी बात पर आता हूँ कि ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसी कौन सी कंसर्न है जहाँ पर अकाउंट्स यूज़ में नहीं आता। मैंने आपसे क्वेश्चन रेज किया, अभी आप मेरे सामने नहीं हो इसलिए, नहीं तो इसका मैं आपसे यही जवाब चाहता कि ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर अकाउंट्स यूज़ में नहीं आती। जैसे हम बात करें सिंपल, एक स्कूल है, स्कूल की हम बात करें तो स्कूल में जो होने वाले एक्सपेंसेज हैं, इनकम है, टीचर्स की सैलरी के एक्सपेंसेज है, ये आप जो फीस जमा कराते हैं उनके बदले में आपको रिसिप्ट मिलती है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी का पार्ट है, क्योंकि जिसे अकाउंट्स की नॉलेज है वही इसे अच्छे से कर पाता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यहाँ से हम आगे चलें, आप हॉस्पिटल में देखें, कभी हॉस्पिटल में विजिट करना, आप देखोगे वहाँ भी एक अलग से केबिन बना होता है और वहाँ लिखा होता है लेखाकार, अकाउंटेंट। उसका काम क्या होता है, हॉस्पिटल में होने वाले जो एक्सपेंसेज होते हैं, हॉस्पिटल की जो इनकम है, उन सबको वो रिकॉर्ड करता है। एंड ऑफ द ईयर जब ऑडिट होती है, अकाउंट्स चेक होते हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल दी जाती है। तो अब हॉस्पिटल के अलावा हम रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, हम किसी दुकान की बात करें, किसी शोरूम की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, आप कहीं भी आप देख लीजिए, बिजली विभाग में देखिए, JVVNL में देखिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कहीं भी देखिए आप, वहाँ पर अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में विजिट करते हैं तो एक सेपरेट केबिन बना हुआ होता है वहाँ पर, और वो किस चीज़ का होता है, वो अकाउंटेंट का होता है। जो आपको सेपरेट केबिन जहाँ आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं, आप विड्रॉन करते हैं, वो सारा वहाँ मेंटेन करते हैं। तो स्पेशली मेरा कहने का मतलब है, यदि हम इससे क्राइटेरिया की बात करें तो इसका स्कोप बहुत है। हर वो जगह जहाँ पर रुपए पैसे का लेन देन होता है, हर वो जगह जहाँ रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, तो वहाँ पर अकाउंट्स मेंटेन होता है, अकाउंट्स बनाया जाता है, अकाउंट्स किए जाते हैं, अकाउंट्स में वर्क किया जाता है। तो इसलिए मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ कि इसका स्कोप कम नहीं है, लेकिन हमारा ग्रामीण परिवेश है तो हम ज़्यादा कॉमर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज हम कम रखते हैं। इसमें आगे भी स्कोप बहुत है। जैसे हम बात करें तो आफ्टर ट्वेल्थ आप ग्रेजुएशन करते हैं, जिसे हम BCom कहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके अलावा आप BBA कर सकते हो। ये BBA ये बैचलर डिग्री है MBA की, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा इनकी जो मास्टर डिग्री होती है वो MCom और MBA होती है, वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं CA, CS और CMA और CFA, ये नए नए कोर्सेज हैं, ये सब हम आफ्टर 12th कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें आपका पैसा बहुत कम लगता है, क्योंकि यदि आप मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, यदि आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो और उनकी कोचिंग के लिए अपन बात करें तो उन कोचिंग में भी आप 1 ईयर में 2 से 3 लाख रुपए फी डिपॉजिट कराते हैं। आफ्टर 5 ईयर एक मोटा एक्सपेंडिचर जो होता है वो आप इसमें करते हैं। लेकिन कॉमर्स में आपको इतना एक्सपेंसेस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम CA फाउंडेशन की बात करें तो CA फाउंडेशन में एडमिशन में ही जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 6,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसमें हमें स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराता है। और उस स्टडी मटेरियल जो हमें अवेलेबल कराता है, उस स्टडी मटेरियल से हम स्टडी भी करते हैं और बहुत कम अमाउंट में
इंस्टीट्यूट अपनी क्लास ऑर्गेनाइज कराता है, हम वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और उसके अलावा यदि हम फर्दर कोचिंग करते हैं तो फर्दर कोचिंग में हमारी मैक्सिमम जो फीस है वो 15 to 20,000 के आसपास है। इट मीन्स बहुत चीप है आपका ये सब्जेक्ट। इससे आप मतलब ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। और आप 12th के साथ साथ यदि मान लीजिए टैली जो अकाउंट्स का कोर्स होता है, टैली आप करें बिजी, और साथ में यदि आप बीकॉम करें तो बीकॉम के साथ साथ आप टैली और बिजी इन सॉफ्टवेयर पर आप काम करेंगे तो आपको अकाउंट्स की नॉलेज हो जाएगी। और 12th के साथ साथ 12th के बाद भी आप कहीं जॉब कर सकते हैं और आपको 5 से 10 हज़ार इजीली पार्ट टाइम मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आप इसके अलावा इसमें BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि आप साथ में कंप्यूटर भी ऑप्शन चूज़ करते हैं, BCA और MCA के लिए भी जा सकते हैं। आप MBA के लिए मैंने आपको बताया, MBA के लिए भी जा सकते हैं। आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स से कर सकते हैं, उसका भी अच्छा स्कोप है। आप DU में जा सकते हैं, जैसे दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से यदि आप बीकॉम भी करते हैं तो उसका भी अच्छा प्राइवेट सेक्टर में एक रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो ये मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ कि कितना स्कोप है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, चाहे RTDC देखें आप रोडवेज देखें, रेलवे देखें, हर जगह आपको अकाउंट्स की, अकाउंटेंट की एक पोस्ट मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो स्पेशली जो अकाउंटेंट की पोस्ट निकलती है उसमें कॉमर्स वालों को ही शामिल करते हैं, जिससे भीड़ कम रहती है, कंपटीशन थोड़ा आपको आसान मिलेगा और आप आगे जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्कोप की। स्कोप के बारे में कोई आपको क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब बात चल रही है सब्जेक्ट की। तो बेटा बेसिकली मैं आपको जो सब्जेक्ट आपको टीच कराऊंगा वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स से पहले मैंने आपको कॉमर्स बताया। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब मैंने बताया बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड। इट मीन्स इसमें बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड सभी एक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि कोई भी एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस क्यों करता है? वो बिजनेस इसलिए करता है कि जिससे कुछ अर्न हो उसे, जिससे उसे कुछ मिले। तो अब उसको कैसे पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर ईयर में उसने कितना अमाउंट कमाया है, क्या उसे प्रॉफिट हुआ या क्या उसे लॉस हुआ? इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता लगेगा? तो उसे ऐसे पता लगेगा कि जब प्रत्येक ट्रांजैक्शन का मतलब इकोनॉमिक इवेंट का मतलब है कोई भी एक घटना जो होती है, और वो यदि आर्थिक घटना, यदि अपन इसकी बात करें आर्थिक घटना, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होनी चाहिए। कोई भी एक घटना हुई, हम यहाँ से दिल्ली गए, केवल ये तो आना जाना हुआ, लेकिन यदि मान लीजिए मेरा स्कूल चल रहा है और मैंने 5,000 रुपये पेट्रोल एक्सपेंसेस के दिए, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ, ये एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ। या 5,000 रुपये जो आपने पेड किए हैं, ये एक इकोनॉमिक इवेंट है और इसको आप रिकॉर्ड करोगे। इट मीन्स होने वाला हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और उसके माध्यम से जब प्रत्येक एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और हर इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, और एंड ऑफ द ईयर हम ये देखते हैं कि टोटल इनकम कितनी हुई या टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। यदि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम हमारी कम है तो वो लॉस कहलाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अकाउंट्स का वर्क स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे अपन क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम हम इसको देते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस, कि अकाउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। मैं आपको बता दूं कि एक सिस्टेमेटिक वे में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाती है। सिस्टेमेटिक वे का मतलब क्या है? आपसे मैं बात करूं, ये ठेले वाले होते हैं, ये चाय वाले होते हैं, यदि मैं इनसे बात करूं
तो ये क्या सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं क्या? नहीं, ये सिस्टमेटिक वे में अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, क्योंकि इनको लैक ऑफ नॉलेज है, इनको पूरी नॉलेज नहीं है, इसलिए ये बनाते ये भी अकाउंट्स हैं। ये क्या करते हैं, तो जो ये अकाउंट्स बनाते हैं उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तकें रखना। आपने देखा है कि लाल लाल कलर की बहियाँ रखा करते थे पहले, और उसमें जो बहियाँ रखा करते थे उनमें लिखा जाता था अकाउंट्स। महाजनी सिस्टम बोलते थे उसको, महाजनी सिस्टम, और उसमें बुक्स रखी जाती थी, तो वो बुक कीपिंग कहलाई। क्या कहलाई? वो बुक कीपिंग कहलाई। बुक्स को रखना बुक कीपिंग कहलाया। लेकिन उसको सिस्टेमेटिक रूप से रखना ये कहलाई अकाउंटेंसी। और उसको सिस्टेमेटिक रूप से रखने के लिए सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम आया। डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम को लेकर आने वाला है कौन? लूकास पेसियोली। ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अकाउंट्स को सिस्टेमेटिक रूप से करने के लिए कहा, लूकास पेसियोली। और उसने कहा कि अकाउंट्स एक सिस्टेमेटिक वे है और एक सिस्टेमेटिक वे में होना चाहिए, साइंटिफिक वे में होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी प्रोसेस में सबसे पहला जो आया वो आया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। इट मीन्स जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लिखना, उनको सिस्टेमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, ये वर्क कहलाता है रिकॉर्डिंग। जो भी लेन देन होते हैं उन सबको सबसे पहले लिखा जाता है। जिस बुक में लिखा जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। जिस बुक में लिखा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स की आवश्यकता क्यों हुई बेटा। अकाउंट्स बनाया क्यों जाता है? नहीं बनाए अकाउंट्स तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहले तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया। आपसे कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछे तो ये सब्जेक्ट क्या है? इसमें बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, बिजनेस का मतलब बिजनेस के बारे में जानकारी, और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी क्या होती है? जैसे मैनेजमेंट कैसे करना होता है, मोटिवेशन कैसे करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, ये बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी होती है। ये तो बात हुई कि कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है। अब बात करें अपन अकाउंटेंसी की। कॉमर्स में अकाउंटेंसी की आवश्यकता, आज के समय में हमें अकाउंटेंसी की आवश्यकता क्यों हुई और अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों? रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट की अपन बात करें तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट और लॉस टू बी नोन। रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट, रिक्वायरमेंट आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? ये जो A/C है, अकाउंट को हम शॉर्ट रूप में A/C के नाम से प्रदर्शित करते हैं। AC आप नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे अकाउंट, स्मॉल लेटर में A/C, ये कहलाएगा अकाउंट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो ओनर होता है, चाहे वो किसी दुकान का हो, शोरूम का हो या फैक्ट्री का हो, वो ये तो एटलीस्ट चाहता ही है ना कि मुझे अपनी कंपनी की, कंसर्न की स्थिति हमेशा मालूम रहे। तो इसलिए जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट से उसको डिस्कस करता रहता है और अकाउंटेंट उस चीज़ को मेंटेन करके चलता है कि तो सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट और लॉस टू बी नोन, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन, प्रॉफिट एंड लॉस टू बी नोन। क्योंकि बिना अकाउंट्स मेंटेन किए आप किसी भी संस्था की प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं कर सकते। अर्थात हमें यदि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है तो इसलिए हम करने के लिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस की पोजीशन कैसी चल रही है, क्या बिजनेस सही चल रहा है
क्या बिजनेस को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है और हम और यदि आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो हम और ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे? क्योंकि यदि उसके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहेगी तो वो ये निर्णय ले सकता है कि हम भविष्य में इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखें या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेगी? ये सारी चीज़ें भी हमें अकाउंट से पता लगेंगी। एक जनरल में बात करूं, हम मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदा, आप गांव की ही बात करें, आपके गांव में जो दुकानें होती हैं, हम कुछ तो नगद में हम पैसा देते हैं और सामान ले लेते हैं। कुछ जानने वाले की जो दुकान होती है, हम वहाँ जाते हैं, सामान ले लेते हैं। आपने 1 किलो चीनी ली और आपने कहा लिख लेना, नोट कर लेना। समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? अब यदि वो उन ट्रांजैक्शन को ना लिखे तो क्या वो मेमोरेबल है? क्या वो उनको ध्यान रख पाएगा? और यदि मान लो वो रख पाता है तो कितने ट्रांजैक्शन रख पाएगा? एक दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, और फिर 1 महीने में कितने सारे हो जाएंगे, और फिर 1 साल में। ये तो है नहीं कि वो डेली शाम को प्रॉफिट और लॉस निकालेगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसने एक अवधि निर्धारित की है इसकी, जिसे हम कहते हैं, जिसे वो जो है 1 ईयर। अब वो 1 ईयर का मतलब 12 मंथ, 12 महीने। 12 महीने कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक चलते हैं आपके। यदि हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें या अकाउंटिंग ईयर की बात करें, जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होने के बाद 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद 31 मार्च तक जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? कुछ जो व्यापारी होते हैं, कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं, वो दीपावली से दीपावली तक का सिस्टम रखते हैं। दीपावली से दीपावली अपने अकाउंट्स बनाते हैं। कुछ 1 जुलाई से 30 जून तक रखते हैं। तो इंस्टीट्यूट का कोई व्यापारी अपने हिसाब से रख सकता है, लेकिन ICAI ने जो कहा है वो ये कहा है। ICAI क्या है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सारे नियम बनाती है अकाउंट्स के, और उन्हें हम फॉलो करते हैं। तो ICAI ने जो नियम बनाया है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है, जो प्रिंसिपल बनाया है, वो ये है कि हमें हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहिए। और वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर कोई भी 12 महीने की अवधि, 1 अप्रैल 2020 से कोई वर्ष स्टार्ट हो रहा है तो वो 31 मार्च 2021 तक, इस तरह से 1 वर्ष, इस तरह से 1 साल बनता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, 1 वर्ष कहलाता है। और इस 1 वर्ष के जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबको वो रिकॉर्ड करेंगे अपन, फिर उनको क्लासीफाई करेंगे, फिर उनको समराइजिंग करेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, और एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद ओनर को बताया जाता है, मालिक को बताया जाता है कि बिजनेस की ये पोजीशन है। इसलिए अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। मैंने आपको, चल रहे थे अपन किस पर, प्रोसेस पर, लेकिन प्रोसेस से पहले मैंने बताया कि ज़रूरत क्यों हुई हमें अकाउंट्स पढ़ने की, अकाउंट्स रीड करने की, अकाउंट्स समझने की। आज के समय में ज़रूरत क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स क्या है, फिर इसमें भी जो ये आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स क्यों महत्वपूर्ण है। ये जॉब ओरिएंटेड के साथ साथ आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाता है। अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात सबसे पहला वर्क जो किया जाता है वो रिकॉर्डिंग का वर्क किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड वर्क है वो है क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे हम बोलते हैं वर्गीकरण। हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। क्यों किया जाता है वर्गीकरण? आप ध्यान दें, ट्रांजैक्शन डे बाय डे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। साल के एंड तक कितने सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। अब यदि हमें किसी एक व्यक्ति के हिसाब का सेटलमेंट करना है, मान लीजिए राम है आपका कस्टमर, कभी 5000 का उधार माल ले गया, कभी 1000 का उधार माल ले गया, कभी 2000 का ले गया, कभी 500 दे गया,
कभी 3,000 दे गया, कभी 4,000 दे गया। सारे ट्रांजैक्शन तो आपने रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन अब यदि सेटलमेंट का समय आया तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें समय लगेगा सेटलमेंट करने में, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपने एक ही जगह नोट किया हुआ है। उस बुक को हम जर्नल कहते हैं, बताएंगे आगे। अब बात है, इसलिए हमें ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में आते हैं, असेंबली में रहते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद आप सेपरेट 9th वाले स्टूडेंट 9th में जाते हैं, 10th वाले 10th में, 11th कॉमर्स वाले 11th कॉमर्स में, 12th साइंस वाले 12th साइंस में। अब मुझे किसी स्टूडेंट के पास जाना है 11th कॉमर्स वाले के पास, तो मैं डायरेक्टली सीधे 11th कॉमर्स वाले रूम में जाऊंगा और उससे मिल सकता हूँ या नहीं? जब असेंबली में सब साथ रहेंगे तो क्या अपन जल्दी से मिल पाएंगे? और डायरेक्ट सीधे हम 11th कॉमर्स में जाएंगे तो पहुँच पाएंगे? तो क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन में सेपरेट कर लिया जाता है, उनको अलग अलग मेंटेन कर लिया जाता है कि राम का अकाउंट अलग बना लिया, श्याम का अकाउंट अलग बना लिया, मोहन का अलग बना लिया, सुरेश का अलग बना लिया। और जब हिसाब की बात आएगी तो हम उनका इस तरह से हिसाब कर लेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? आसान है वो बिल्कुल। उसके बाद थर्ड है, क्लासिफिकेशन के बाद थर्ड है समराइजिंग। समराइजिंग को हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। हमने राम का अकाउंट सेपरेट मेंटेन कर लिया, राम के ट्रांजैक्शन हमने सेपरेट लिख लिए यदि अपन बात करें राम के, लेकिन हम ये निकाल नहीं पाए कि राम से हमें कितना पैसा लेना है अभी। तो समराइजिंग एक ऐसी स्टेज है जहाँ हम उसका बिल्कुल सेपरेट हिसाब रखते हैं साल भर का, कि राम ने एक बार हमसे 4,000 का माल लिया, एक बार 5,000 का लिया, एक बार 3,000 का लिया, एक बार 2,000 का लिया, एक बार 1,000 रुपये डिपॉजिट कराए, एक बार 2,000 रुपये डिपॉजिट कराए। तो हम देखें तो राम से हमें 14,000 लेने हैं और राम ने डिपॉजिट करा दिए 3,000, तो हमें कितने रह गए, हमारे 11,000 अभी हमें राम से लेने हैं। तो सीधा जब हम समराइजिंग करके उसका नेट अमाउंट निकाल के रखेंगे तो वो कस्टमर आता है तो हम फटाफट उसको बता सकते हैं, तुरंत उसको बता सकते हैं बेटा कि हमें कितने अमाउंट लेना है, हमें 11,000 आपसे लेने हैं। जिससे यदि वो कहेगा कि भाई कैसे हैं तो हम उसको बता सकते हैं, सीधा हम क्लासिफिकेशन में लेज़र बनती है, उस लेज़र में जाके हम बता सकते हैं कि इस डेट को आपने 4,000 का माल लिया है, इस डेट को आपने इतने का माल लिया, इस डेट को आपने इतने का माल लिया, इस डेट को आपने इतने का माल लिया, इस डेट को आपने इतना अमाउंट दिया, इस डेट को आपने इतना अमाउंट दिया, अब इतना अमाउंट रिमेनिंग है जो आपको देना है। ये इस तरह से। तो मैंने आज अकाउंटिंग प्रोसेस की 3 स्टेज बताई बेटा आपको। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है, इसके स्कोप के बारे में मैंने बताया, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, इन्हें आप देखना। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।